फाइनेंशियल ईयर एंड आ चुका है मार्च 31 और बहुत सारे लोग अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं कि मेरा कैसे कम से कम टैक्स आए। तो ऐसे केस में जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है उनके लिए जो एटीसी ऑप्शन है, यानी वो 1.5 लाख को कहाँ एडजस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और उसमें जो सबसे ऑब्वियस आंसर निकल के आता है वो यही कि पीपीएफ में कर लेते हैं या एलआईसी में कर लेते हैं, या फिर इससे मिलती जुलती अगर और कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे कि एसएसवाई भी हो सकता है, एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें डाल देते हैं। बट इन सब में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो ये कि ये बहुत लंबे लॉक इन है, यानी कि 15 साल, 10 साल, 21 साल, इतने लंबे लंबे लॉक इन पीरियड होते हैं और इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है रिलेटिवली। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होते। हाँ, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और आपका एटीसी ट्यूशन फीस या फिर होम लोन की वजह से एडजस्ट हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एटीसी को बेनिफिट लेना चाहते हो, यानी 1.5 लाख रुपए पे आप टैक्स नहीं देना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि यार ये मेरा टैक्स बच जाए, तो आप इसको किसी इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया बड़े ऑब्वियस ऑप्शंस यही एलआईसी वगैरह आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी अच्छे ऑप्शंस बताने वाला हूँ। एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी वेल्थ क्रिएशन में। यहाँ पे मान लीजिए आप एटीसी का ओल्ड टैक्स रिजीम में है और आपके पास ये 1.5 लाख रुपया है। आपको लगा यार 1.5 लाख रुपए मैं अपने हाथ में रखूंगा और मान लो मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ तो 45,000 रुपये तो उस पर टैक्स लग जाएगा, मेरे हाथ में 1,05,000 आएगा। इससे अच्छा इसको इन्वेस्ट ही कर देता हूँ, है ना। सबका अलग अलग टैक्स ब्रैकेट हो सकता है, किसी का 20%, 10%, 30%। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेकर के जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाया है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि मैं तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक। तो अगर आप पीपीएफ में यही 1.5 लाख रुपया एटीसी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखिए 1 साल में आपका ये हो जाएगा 160, 2 साल में हो जाएगा 172। अब मैंने यहाँ पे 15 साल का पूरा कंपाउंडिंग निकाला हुआ है क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन होता है शुरुआती दौर में। तो यहाँ पे देखिए 15 साल में ये पैसा हो जाएगा 4,19,000, यानी आज का आपका 1.5 लाख रुपया 4,19,000 हो जाएगा। अब इसमें जो टोटल कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट, यानी कितना मैंने डाला था और कितना मुझे मिला। तो मैंने 1.5 लाख रुपया डाला था और 4,19,000 मिला है। तो दोनों को अगर माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो तो आएगा 2,69,000, यानी ये आपका हुआ है कैपिटल गेन। और टैक्स, ये टैक्स फ्री पैसा होता है, आप इसको पूरा यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो आपको इन हैंड मिलेगा मैच्योरिटी पे, वही ये जो 4,19,000 है पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जो गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन याद रखना इसमें 15 साल का लॉक इन हो जाता है जब भी आप नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो। तो दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो कि चलो मैं पीपीएफ में नहीं करना चाहता हूं और 15 साल के लिए लॉक इन नहीं करना चाहता हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखो हर साल आपको 1.5 लाख रुपया जो डालना पड़ेगा, तो वो हर पैसा जो है उसके बाद लॉक इन होता जाता है। यानी पहले साल भी 1.5 लाख डालूंगा तो जा करके मुझे 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, फिर दूसरे भी, फिर तीसरे भी, फिर चौथे भी, पांचवें भी, ऐसे करके हर साल मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। वो 1.5 लाख रुपया हर साल अगर मुझे टैक्स बेनिफिट चाहिए, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं तो। वहीं दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो होता है इक्विटी, यानी कि ईएलएसएस में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना ये पैसा। ईएलएसएस जो है वो प्योर इक्विटी है। इक्विटी का मतलब आप समझ लो स्टॉक्स, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदते हैं, और कौन से, लार्ज कैप के, बड़ी कंपनियों के। भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें ही ज्यादातर ईएलएसएस का पैसा होता है। तो ईएलएसएस में है लगभग 11 से 13, 14, 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। आप 11 एकदम लोएस्ट मान के चलो, 11 से 12 मान के चलो। तो जरा देखते हैं कि अगर यही 1.5 लाख रुपया मैं ईएलएसएस में डाल दूं तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यही 1.5 लाख रुपए को ईएलएसएस में डाल दिया कि भाई चलो ये 1.5 लाख रुपया था, इसको ईएलएसएस में डाल देते हैं और देखते हैं कि अगर ये 11% से ग्रो होता है तो क्या होगा। यहां पे पीपीएफ में ये 7.1% से मेरा पैसा ग्रो कर रहा था, यहां पे ये 11% से ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रो करते करते यहां पे देखो, अगर जैसे मैं पीपीएफ में 15 साल रख रहा हूं, यहां पे भी 15 साल के लिए छोड़ दूं, तो जहां यहां पे 4,19 हो रहा था, यहां पे 764, यानी 7,60,000 प्लस हो जाएगा ये पैसा 11% की ग्रोथ। और आप कोई भी जाकर के ईएलएसएस म्यूचुअल फंड देखो, आपको 11-12% का रिटर्न लगभग दिख जाएगा एक अच्छा ईएलएसएस फंड में। अब यहां पे कैपिटल गेन कितना होगा कि भाई मैंने इन्वेस्ट तो 1.5 लाख किया था और हो गया है 7,64,000, तो गेन कितना होगा, इसको इसमें से माइनस किया तो गेन निकल के आएगा 6,14,000 रुपए। अब
जहां पीपीएफ में वो पैसा टैक्स फ्री था, यहां पे टैक्सेशन है, कितना है? 10% का टैक्सेशन है। और ये 10% का टैक्सेशन कैसे लगता है? एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखो 6,14,000 रुपया सीधा सीधा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट पे 10% यानी कि 61,000 टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे टैक्स क्या बताया है? मैंने बताया 51,000। क्यों? क्योंकि पहले 1 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने 1 लाख को माइनस कर दिया कि भाई मेरा 6,14,000 रुपया प्रॉफिट था, लेकिन पहले 1 लाख पे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो बचा मेरा प्रॉफिट 5,14,000। इस पे मेरा टैक्सेशन लगेगा कितना? 10%। 10% जो टैक्स लगता है यानी 51,000 टैक्स लग जाएगा। 51,000 टैक्स देने के बाद भी मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? वो आ रहा है 7,12,000। 7,12,000। अब आप सोचो पीपीएफ के कंपैरिजन में यहां पे कितना बड़ा डिफरेंस है, इवन अगर आप टैक्स भी दे रहे हो तो भी, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इनके जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो ईएलएसएस फंड होते हैं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये ध्यान से सुनो। ईएलएसएस फंड जो है इसमें सिर्फ 3 ईयर का लॉक इन है, सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स का लॉक इन है, यानी 3 साल के बाद आप अपना पैसा यूज कर सकते हो। जबकि पीपीएफ में ऐसा नहीं है, एसएसवाई में ऐसा नहीं है, एलआईसी में ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना होगा? अगर आपको हर साल 1.5 लाख का बेनिफिट चाहिए, हर साल 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ऐसे 15 साल तक करना पड़ेगा। यहां पे ईएलएसएस में आपने लेट्स से फर्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपया डाल दिया, ठीक, दूसरे साल 1.5 लाख रुपया डाल दिया, तीसरे साल 1.5 लाख रुपया डाल दिया, चौथे साल फिर से घर से मत डालो, यही पैसा तो मैच्योर हो गया, इसकी 3 साल कंप्लीट हो गई ना, यही पैसा उठा करके फिर से डाल दो। यानी अब आपको नया पैसा नहीं डालना पड़ रहा, इसको रोटेट कर सकते हो उस पैसे को। और सबसे बढ़िया बात कि 3 साल बाद ये पैसा फ्री हो जाता है, आप अपने लिए यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। 3 साल के लॉक इन में अगर आपको पूरा एटीसी का 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है तो फिर दूसरे चीजों में, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों जाना? तो इसीलिए ईएलएसएस सबसे बढ़िया ऑप्शन होते हैं पूरा एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए। मान लो आप ऑलरेडी अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर ही रहे हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो और आपको एटीसी का बेनिफिट चाहिए, वही लार्ज कैप का फंड वहां से स्टॉप करके ईएलएसएस में चालू कर दो, खत्म। आपको टैक्स भी बेनिफिट मिल जाएगा और लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी चल ही रहा है। इसमें अगर आप रिटर्न्स देखोगे, जैसे 11% पे मैंने इसको किया है, अगर ये 12% का रिटर्न दे दिया तो आपका जो प्रॉफिट है ये देखो 763 तक पहुंच जाएगा इन हैंड मनी। अगर गलती से 13% मिल गया तो ये 8 लाख पार हो जाएगा, यानी लगभग पीपीएफ का डबलिंग हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। सो ये ईएलएसएस है, आपको ये जरूर कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 100% आप ये करो ही करो, आपको ये कंसीडर करना चाहिए अगर आपको एटीसी का पूरा बेनिफिट चाहिए होता है, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 3 साल का लॉक इन, और आप 3 साल बाद उस पैसे को रीयूज भी कर सकते हो। जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में एक तो बहुत लंबा लॉक इन है, कम रिटर्न है, और हर साल आपको 1.5 लाख रुपए अपने पास से डालना पड़ेगा अगर वो आपको बेनिफिट चाहिए होता है तो। अब ये तो समझ में आ गया कि ईएलएसएस अच्छी चीज है, लेकिन कहां से मिले मुझे ये, कहां से मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे यहां पे बताता हूं। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे सारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। अब यहां पे देखो ये ईएलएसएस फंड है ना, यहाँ पे ये ईटी मनी वेबसाइट पे मैंने इसको ओपन किया है, बेस्ट ईएलएसएस फंड। एवरेज रिटर्न ये लोग बता रहे हैं भाई कि 19% का है, बट हमने तो 11, 12, 13 में कंसिडर किया है, तो हम इतना बड़ा रिटर्न नहीं मानेंगे। इससे ऊपर जो मिला 11, 12, 13 से ऊपर जो मिला सब बोनस मानो, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग फंड इन्होंने लिस्ट करके रखा है, इनके हिसाब से इन्होंने अपनी रैंकिंग ले रखी है। कैनरा है, बंधन है, आईसीआईसीआई है ना, ऐसे बहुत सारे ईएलएसएस फंड हैं। तो आप एक तो ये देख सकते हो कि ये ईएलएसएस फंड कितने लंबे समय से चल रहे हैं। जितने पुराने हैं अच्छी बात है, एटलीस्ट उनमें एक स्टेबिलिटी है, एटलीस्ट उनके पास एक नियम होगा इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में, पहला। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो कम हो तो अच्छी बात है। तीसरा, रिटर्न की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। लगभग 70 से 80% टाइम वो पॉजिटिव रिटर्न बना करके दें। तो इसको कैसे देखा जाता है? इसको रोलिंग रिटर्न के फॉर्मेट में देखा जाता है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि मान लो एक फंड है जो यहां से चला और यहां तक पहुंचा, तो हमें ये देखना है कि भाई अगर इस रास्ते में मैं तो कभी भी इन्वेस्ट कर सकता था ना, बट ये तो मैं 2 साल पहले भी कर सकता था या उसके 3 साल पहले भी कर सकता था। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस पे इन्वेस्ट करता और 5 साल तक रुकता
तो मेरा क्या होता। अब ये कहां से आप देख सकते हो, आपको इनमें से जहां पे ये जैसे लिस्ट पड़ी हुई है, आप और भी वेबसाइट, मनी कंट्रोल भी वेबसाइट है, वहां से भी देख सकते हो, ईटी मनी से भी देख सकते हो, इसमें से जो आपको पसंद आए वो फंड लो। और ये देखो एक वेबसाइट है एडवाइजर खोज करके, ठीक है, यहाँ पे रोलिंग रिटर्न वर्सेस कैटेगरी है, दिख रहा है ये रोलिंग रिटर्न वर्सेस कैटेगरी। इसमें मैंने क्लिक किया, ईएलएसएस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे 4-5 फंड यहाँ पे डाल दिए जो मुझे लगे कि हाँ ये सारे फंड अच्छे हैं। एक्चुअली ये चारों फंड अच्छे हैं, मैंने चारों के चारों यहाँ पे डाल दिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अच्छा बाय द वे, जितने भी ईएलएसएस वाले फंड होंगे उसमें ईएलएसएस वर्ड लिखा होता है, टैक्स सेवर ईएलएसएस वो लिखा होता है। डीएसपी, कैनरा, बंधन, ऐसे मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने यहां पे डाल दिया। ये डालने के बाद अब यहां पे देखो इनका पूरा ग्राफ आ गया और मैंने 2000, ये सारे फंड चूंकि 2009, 10 और 1999 से चल रहे हैं, ये सारे जैसे आईसीआईसीआई है बहुत पुराना, बहुत स्टेबल फंड है, इसलिए मुझे एक्चुअली पुराना होने की वजह से, काफी स्टेबल होने की वजह से मुझे काफी ठीक भी लगता है कई बार ये। लेकिन बंधन थोड़ा हाई रिटर्न वाइज अच्छा लगता है मुझे। कैनरा रोबेको बहुत स्टेबल और इसका जो क्या बोलते हैं रोलिंग रिटर्न है वो काफी अच्छा रहता है। तो सबकी अपनी अपनी खूबी है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट 2010 डाल दिया कि भाई 2010 से मुझे बताओ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं 5 साल रुकता, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता तो मेरे पैसे का क्या होता। यहाँ पे मैं एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बता रहे 2012 से 2017 तक क्या होता, यह वाला पे आ रहा होगा 2017 से 2022 तक का क्या होता कि अगर मैं रुकता यहाँ पे 2017 से 2022 तक, है ना, 5 साल किसी भी पॉइंट पे एंटर करके 5 साल रुकना है। मैंने वही चीज़ की यहाँ पे मार्किंग की है। यहाँ पे देखो मैंने यही मार्किंग की है कि 2010 के बाद कभी भी किसी भी दिन या किसी भी मंथ में मैं एंट्री करके अगर 5 साल रुक जाता तो क्या होता मेरे पैसे का। तो देखो कैनरा रोबेको जो है 12% से ऊपर कितने टाइम इन्होंने पैसा बना करके दिया है, ठीक है, 12% से ऊपर ही मान के चलेंगे, इसके ऊपर जो मिल रहा हो सब बोनस। तो अगर कैनरा रोबेको को देखोगे तो 40 + 2 42 एंड देन लगभग 73-74% चांस है कि 12% के ऊपर ही आपका रिटर्न बना है। डीएसपी इसने बना करके दिया 30-20 यानी 50-50 और 20 वही 74-75%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 30 एंड देन ये 40 अराउंड 70% के आसपास इसने भी बना करके दिया है। एंड देन दिस 40 एंड 20 60 एंड ये 80% तक जा रहा है। बंधन जो है 80% तक चांस है कि 12% से ऊपर ही बना करके दिया है। अब जो सबके लिए कंसर्न होता है नेगेटिव क्या है, तो कैनरा रोबेको फंड है जिसमें 0% चांस है किसी का नेगेटिव नहीं बना है अगर 5 साल तक रुका है तो। किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट करके 5 साल रुकना है। देखो हम तो ऐसा नहीं करेंगे एक बार इन्वेस्ट करके 5 साल रुक जाए, ऐसा नहीं करेंगे ना। हम तो करेंगे कि भाई मंथली एसआईपी जैसी चलती रहती है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी, 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 तो वो एवरेज आउट होकर के जैसे थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर आता है तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। बट ये मोर ऑफ ऐसा है कि भाई किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट करके मैं 5 साल रुक जाऊं। तो डीएसपी जो है इसने 0% चांस है कि नेगेटिव दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसने 0.32% चांस है कि नेगेटिव दिया। बंधन ने 0.95। अब देखो बंधन का यहाँ पे रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन नेगेटिविटी भी 1% चांस है कि भाई आपका थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। 1% चांस है जो कि बहुत कम चांस है बट फिर भी मालूम तो होना चाहिए। अब जिसको भी नेगेटिविटी से डर लगता है कि भाई मेरे को नेगेटिव नहीं रहना, वो ये 2 फंड यहाँ पे रख सकता है। जिसको चाहिए कि भाई मुझे बहुत जो लंबे समय से चल रहा है यानी कि उसमें एक स्टेबिलिटी हो सकती है, उसके पास एक प्रोसेस हो सकता है, मान के चल सकते हैं तो। और आईसीआईसीआई एक काफ़ी स्टेबल ग्रुप है, लोगों को पता भी है इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में, तो आप इसको चूज कर सकते हो। लेकिन आप बहुत हाई रिटर्न के चक्कर में देख रहे हो तो आप बंधन को चूज कर सकते हो। तो इसमें से जो आपको पसंद है या इसके अलावा कोई और भी आपको पसंद है तो आप उसको चूज करके देख सकते हो। तो ये कुछ मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि कैसे आप ईएलएसएस फंड का सिलेक्शंस वगैरह भी कर सकते हो। बट जो मेन कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का बताने का वो ये था कि आपको ये समझ में आए कि एटीसी के लिए दूसरे ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर ईएलएसएस फंड्स हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा, थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई फॉलोअप क्वेश्चन है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझा या आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन को मुझे एक बार थोड़ा सा और हाईलाइट करिए तो आप एक बार कमेंट में भी डाल सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे इसका कोई फॉलोअप वीडियो बनाने का भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, बाय।